हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का पहला पार्ट बना चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे पहले देख ली। यदि नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज हम देखेंगे कि सिंक्रोनस स्पीड क्या है। कल की वीडियो में जो हमने बनाई थी उसमें देखा था हमने, जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, उसमें देखा था मशीन कितने प्रकार की होती है, मैग्नेट कितने प्रकार की होती है, मशीन 2 प्रकार की होती है। मशीन प्रत्येक के दो प्रकार होते हैं। जो जनरेट करता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है वो जनरेटर कहलाता है, और जो हमें मैकेनिकल पावर प्रदान करती है वो मोटर कहलाता है। हमने सब कुछ देख लिया था कल के वीडियो में। तो चलिए आज देखते हैं सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। उससे पहले हम सिंक्रोनस मशीन को जानने से पहले हम सिंक्रोनस स्पीड देखेंगे। सिंक्रोनस स्पीड होती क्या है, तो चलिए हम देखते हैं सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड यानी कि तुल्यकारी गति। तुल्यकारी गति सिंक्रोनस यानी कि आप इसके नाम से ही पता लग गया होगा, यानी कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जिस मशीन की एब्सोल्यूट कांस्टेंट गति रहेगी, यानी कि वह परम स्थिर गति जो मशीन के चुंबकीय ध्रुव यानी कि उसके जो पोल है उसके चुंबकीय ध्रुव तथा एंड वोल्टता की आवृत्ति, यानी कि जो वोल्ट हम दे रहे हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी की दे रहे हैं उसमें पर निर्भर करती है। यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड है उसकी परम गति, जो उसकी हमारी गति आएगी वो उसके चुंबकीय ध्रुवों तथा वोल्टता की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगी। ठीक है, इसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। जो इसका मात्रक होता है वो आरपीएम में होता है, यानी कि इसे चक्रित प्रति मिनट यानी कि इसे रोटेटिंग पर मैग्नेट यानी कि रोटेटिंग पर मिनट के मात्रक से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि इसे इस प्रकार लिखते हैं हम, इसे इस प्रकार लिखते हैं जैसे n स्मॉल s, यानी कि इसके नीचे s लिख देते हैं। जो इसका सूत्र है, इसका सूत्र हम देख सकते हैं NS इक्वल टू 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन P, यानी कि P क्या है यहाँ, P है पोल, P है पोल। इसे जो है हम आरपीएम में ज्ञात करते हैं, इसे जो है हम आरपीएम में ज्ञात करते हैं। चलो, तो सिंक्रोनस मशीन स्पीड तो देख लिया हमने। सिंक्रोनस स्पीड होती क्या है, अब सिंक्रोनस मशीन देख लेते हैं। सिंक्रोनस मशीन वह मशीन होती है जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, यानी कि ओवेजली बात है, जो सिंक्रोनस मशीन होगी वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलेगी, तभी तो उस मशीन कहलाएगी वो। इसमें लिखा भी है ऐसी मशीन जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है सिंक्रोनस मशीन कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, हम देख लेते हैं कौन सी। यानी कि 2 प्रकार की, एक जनरेटर होगा, एक मोटर होगा। ठीक है, एक जनरेटर होगा, एक मोटर होगा। वही उसी प्रकार जैसे मोटर और जनरेटर के एसी और डीसी वाले सिस्टम में था, तो इसमें देखेंगे हम वह एसी जनरेटर जो तुल्यकारी गति यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। यानी कि वह एसी जनरेटर जो तुल्यकारी स्पीड पर चलती है, तुल्यकारी गति पर चलती है, सिंक्रोनस जनरेटर कहलाता है। इससे प्रायतः अल्टरनेटर के नाम से भी जाना जाता है, इसे अल्टरनेटर के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। पहले हम मोटर के बारे में देख लेते हैं। मोटर हमें क्या कहना चाहता है। सिंक्रोनस मोटर वह ऐसे मोटर जो तुल्यकारी गति पर चलता है, यानी कि वह तुल्यकारी गति पर चलता है, जो तुल्यकारी गति पर चलता है, बिल्कुल सेम एक ही स्पीड पर चलता है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, वो सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। इस सिंक्रोनस मशीन हमारी क्या है, अगर सिंक्रोनस मशीन यानी कि हम एक तरफा मैकेनिकल पावर लें और एक तरफा इलेक्ट्रिकल जिस सिंक्रोनस मशीन में
यदि इनपुट मैकेनिकल के थ्रू दे यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पर, तो हमें सिंक्रोनस इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यानी कि ये होगा सिंक्रोनस जनरेटर हमारा। यदि हम अगर सिंक्रोनस स्पीड पर हम यानी कि इलेक्ट्रिकल देंगे किसी इंस्ट्रूमेंट को या मशीन को या किसी डिवाइस को, सिंक्रोनस मशीन को हम डिवाइस देंगे, तो हमें सिंक्रोनस मैकेनिकल पावर मिलेगी, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जितनी हम चाहते हैं उतनी ही मिलेगी हमें, यानी कि मैकेनिकल सिस्टम जो है हमारा वो एकदम एब्सोल्यूट मिलेगा, सिंक्रोनस स्पीड पर मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। कल हमने देखा था जो चुंबक होती है वो अलाइंड यानी कि नॉन अलाइंड होती है और एक अलाइंड स्थिति में होती है। तो नॉन अलाइंड कौन सी होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र का असंरेखण, चुंबकीय क्षेत्र का असंरेखण इंग्लिश में कहते हैं नॉन अलाइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे यह जो है हमारा, जो हमें आगे पता चलेगा, इसका बिल्कुल एक डेरिवेशन है, उसे करके बताएंगे हम। तो अब तो वैसे ही एक इन्होंने पैराग्राफ दे दिया, वो देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अक्षीय अक्षों का एक सीधी रेखा में न होना, यानी कि जो चुंबक, हम मान लो एक चुंबक यहाँ पर है, एक चुंबक यहाँ पर है, यानी कि यो एस पोल हो गया, यो एन पोल हो गया। ये इस प्रकार आकर, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार आकर इसका एक चुंबक बनती है, यानी कि यो एस सिरा हो गया, यो एन सिरा हो गया। ये इसके बीच में एक हम मैग्नेट रख दे और इसका अक्ष जो है, बड़े वाली चुंबक का अक्ष और इस छोटे वाली चुंबक का अक्ष अगर सीधी रेखा में हो, अगर एक सीधी रेखा में हो तो अलाइंड मैग्नेट, यानी कि अलाइंड मैग्नेट कहलाएगा। अगर एक सीध में ना हो, टिल्ट हो थोड़ा सा, यानी कि जो घूमी हुई हो, इसका अक्ष इस प्रकार, इसका अक्ष इस प्रकार, यानी कि इसे नॉन अलाइंड कहते हैं, नॉन अलाइंड मैग्नेट। ठीक है, मैंने आपको चित्र से बता दिया। तो चलिए आगे देखते हैं, यानी कि हम देखेंगे अब जनरेटिंग एक्शन। जनरेटिंग एक्शन क्या है हमारी जनरेटिंग एक्शन? ठीक है, यदि इसे हिंदी में कहते हैं जनक क्रिया, वैसे इंग्लिश का वर्ड ही ठीक है। जनरेटिंग एक्शन से हमें पता लग रहा, जनरेटिंग एक्शन यानी कि कुछ एक्शन प्राप्त होगा हमें, यानी कि जनरेटर की तरह कार्य करेगा। यदि किसी विद्युत के सुचालक को किसी एक समान स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय चाल से चलाया जाता है या घुमाया जाता है, ठीक है, यानी कि किसी सुचालक, यानी कि जो विद्युत का जो चालक होता है, वो सुचालक, चलने वाला चालक होता है, वो एक समान स्थित चुंबकीय क्षेत्र की में कोणीय चाल से चलता है, यानी कि जब एक परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में कोणीय चाल से चलता है, घूमता है, इसने अथवा करके भी दे रखा है, अथवा किसी स्थिर विद्युत चालक को किसी घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग एक्शन कहलाता है, यानी कि जब उसमें किसी परमानेंट मैग्नेट के अंदर किसी हम चालक की छड़ को या किसी भी प्रकार चालक को घुमाते हैं, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे ही इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग एक्शन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग एक्शन कहते हैं। ठीक है, जो इसका सूत्र है, यानी कि हम देखें, जब हमारी परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि हमारी N और S परमानेंट मैग्नेट है, अगर हम इसके अंदर कोई बंद पात, यानी कि चालक को किसी प्राइम मूवर, यानी कि किसी माध्यम से, यानी जनरेटर से या टरबाइन से या किसी मोटर से इसे घुमाते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है और यो घूमेगा, तो इसके अंदर एक EMF उत्पन्न होगा,
इसी ईएमएफ को हम कहते हैं ईएमएफ को हम कहते हैं जनरेटिंग एक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो हमारी है यानी कि यो एन हो गया, यो एस हो गया, यानी कि परमानेंट मैग्नेट है। यो हमारी एक छड़ होगी और यो एक प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया जा रहा, जिस चीज़ से भी घुमाया जाता है वो प्राइम मूवर कहलाता है। ठीक है, प्राइम मूवर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि जो ये सूत्र है, जो इसमें ईएमएफ जो जितना उत्पन्न होगा ना, वो एक तो इन चुंबकों पर निर्भर करेगा, यानी कि बी पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है या कितना कम है, यानी कि वेरिएबल है। अगर कम मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कम होगा हमारा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा घूमेगा। ठीक है, वो यानी कि बी पर निर्भर करता है, तो इसलिए बी आएगा। ठीक है, अब फिर देखेंगे अगर इसकी लंबाई पर, यानी कि किसी चालक की लंबाई पर यदि इसकी लंबाई इतनी हो, बहुत बड़ी हो, तो यानी कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कटेगा। अगर इसकी लंबाई इतनी सी हो तो कम मैग्नेटिक फील्ड कटेगा। अगर कम कटेगा तो कम ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ रहे हो, कम मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। इसी प्रकार इसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, तो बी एल, इसकी लंबाई को डिनोट करते हैं हम एल से। अब कितनी स्पीड से घूम रहा है, यानी कि प्राइम मूवर कितनी स्पीड से हमारा चल रहा है, प्राइम मूवर हमारा कितनी स्पीड से चल रहा है उस पर भी निर्भर करेगा। यदि हमारा आराम से घूम रहा है तो आराम से मैग्नेटिक फील्ड कटेगा। अगर जितनी तेज़ घूम रहा है उतनी तेज़ी से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कटेगा, यानी कि इसकी प्राइम मूवर की चाल से, यानी कि वेग से, कितनी वेग से घूम रहा इस पर निर्भर करेगा। और यो कितने एंगल पे, यानी कि जब घूमेगा जैसे एक बार तो 90 का इस प्रकार होगा, एक बार खड़ा हो जाएगा यो, एक बार किसी एंगल पे, यानी कि घूमता घूमता आप सोचो, इमेजिन करो जैसे मोटर होता है। ठीक है, तो उसके थीटा यानी कि कोण पर निर्भर करेगा, यानी कि एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार कटा, एक बार बिल्कुल सीधा चला गया, यानी कि जब एक बार सीधा है इसके ऊपर को चला गया मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कम क्षेत्र कटा। एक बार इस चालक का पूरा क्षेत्र कटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके पूरे हिस्से में चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसके जो थीटा पर भी निर्भर करेगा, इसका थीटा साइन थीटा, इसके थीटा पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने इसका सूत्र दिया है, E = BLV साइन थीटा, जो हमारा यानी कि BLV हमारी जो लंबाई है वो भी एक प्रकार स्थिर है, यानी कि एक प्रकार स्थिर है। और जो B है वो भी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि परमानेंट मैग्नेट है, वो भी फिक्स है। और जो वेग है वो भी हमारा फिक्स ही है। जो BLV होता है वो हमारा यानी कि वो ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी कि इसलिए हम इसे कहते हैं ई साइन थीटा, इसे शॉर्ट में ई साइन थीटा भी कह देते हैं। यानी वैसे फॉर्मूला यह है E = BLV साइन थीटा। तो चलिए आगे देखते हैं। मोटरिंग एक्शन, यानी कि मोटरिंग हमने पहले देखा जनरेटिंग एक्शन, अब देखेंगे हम मोटरिंग एक्शन। अब हम देखेंगे मोटरिंग एक्शन, यानी कि मोटरिंग एक्शन क्या है। मोटर एक्शन क्या है? वह किसी धारावाही चालक करंट कैरी कंडक्टर, यानी कि जो धारा को करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि धारा को अपने अंदर से प्रवाहित करता है, यानी कि धारा को रखने वाला करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक समान स्थिर चुंबक क्षेत्र में रखा जाएगा, यानी कि जिसके अंदर हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। जो हमारा जो कोई चालक है इसके अंदर से हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि हमारा चालक है, इधर से हम करंट आ रही है और जा रही है, यानी कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है।
क्षेत्र में रखा जाए, एक समान चुंबकीय, यानी कि हमारी कोई परमानेंट मैग्नेट है कोई हमारी परमानेंट मैग्नेट है इसके करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हमारी पहले से ही धारा मौजूद है और इसे मैग्नेट एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो यह इस पर एक बल कार्य करता है, तो इस पर एक बल कार्य करता है जो इसे घुमाता है, जो इसे रोटेट करता है, जो इसे रोटेट करता रहता है। जो इसे रोटेट करता रहता है, ठीक है, यानी कि जो घूमता रहता रहेगा अगर इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, यानी कि इसे ही हम मोटरिंग एक्शन कहेंगे। इसकी जो इसका जो फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं हम, यानी कि हमारी जो मैग्नेट है वो है N और B, ठीक है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, उनके जिसमें धारा हमारी बह रही है उसमें धारा बह रही है I और जो इसकी लंबाई है वो है L। अब देखो जब हमारी इसमें बल उत्पन्न होगा F इक्वल टू, जो बल उत्पन्न होगा वो F इक्वल टू किस पर निर्भर करेगा, ओब्वियसली बात है चुंबक क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग होगा कितना कम होगा, चुंबक क्षेत्र पर, इसकी लंबाई पर कितना छोटा होगा या कितना बड़ा होगा, कितना ज़्यादा फ्लक्स कटेगा हमारा उस पर, यानी कि इसकी लंबाई पर। और इस पर देखेंगे इसमें कितनी धारा बह रही है, 5 एम्पीयर की बह रही है, जितनी धारा बहेगी उतना ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग बल उत्पन्न होगा, यानी कि आई। और कितने एंगल पे है किस हिसाब से उसमें साइन थीटा, ठीक है, इस पर देखो फॉर्मूला भी इस BIL साइन BIL को कह सकते हैं F साइन थीटा न्यूटन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टॉर्क क्या है, टॉर्क देख लेते हैं। बल आघूर्ण किन्हीं दो असंरेखण क्षेत्रों की, असंरेखण जिनके अक्ष समान न हो, असंरेखण कहलाता है, यानी कि किन्हीं दो असंरेखण क्षेत्रों के बीच निर्मित कोण को टॉर्क एंगल कहते हैं। यानी कि मान लो दो चुंबक है हमारी, एक चुंबक का अक्ष ये है और एक चुंबक का अक्ष ये है, ठीक है। इनके जो अक्षों के बीच बना कोण है, यानी कि अगर एक बार दोनों अक्षों के अगर घूमे ये दोनों तो एक बार ये इन दोनों के अक्ष समान हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों के अक्ष समान हो जाएंगे तो टॉर्क एंगल नहीं रहेगा। अगर अलग अलग है भिन्न है तो टॉर्क एंगल अल्फा या हम कह दो थीटा या हम कह दो डेल्टा, ठीक है। किन्हीं दो असंरेखण क्षेत्रों के अक्षों के बीच निर्मित कोण को टॉर्क एंगल कहते हैं। इसे असंरेखण कोण भी कहते हैं, इसे असंरेखण कोण भी कहते हैं, ठीक है। इसे डिग्री या रेडियन मात्रक से, यानी कि थीटा या अल्फा या डेल्टा मात्रक से प्रदर्शित करते हैं। असंरेखण कोण क्या है, यानी कि नॉन अलाइंड एंगल, किन्हीं दो चुंबकीय क्षेत्रों की अक्षों के मध्य बने कोण को नॉन अलाइंड एंगल कहते हैं, जो अग्र चित्र में दिखाए हैं। चलो तो इसका नॉन अलाइंड एंगल अगले चित्र में देखेंगे, यानी कि मैंने असंरेखण कोण बता दिया वैसो, यानी कि जब कोई चुंबक या कोई धातु या कोई मेटल है, अगर उनके अक्ष एक समान सीध में ना हो, एक समान सीध में ना हो, यानी कि उनके अक्षों के बीच बना कोण, उनके अक्षों के बीच बना कोण तो टॉर्क एंगल कहलाता है। और जो असंरेखण कोण है, असंरेखण कोण को भी हम टॉर्क एंगल कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। यदि आपको कहीं डाउट या कोई समझने में कोई दिक्कत करके जरूर पूछना। मिलते हैं
वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।